का नाम था संवैधानिक तथा सांविधिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसी में हमने समझा था मानवाधिकार आयोग के बारे में, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिगार्डिंग कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। हमने समझा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था, हमने इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, इसकी लिमिटेशंस, तमाम चीज़ें कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई भी डाउट है कल की क्लास को लेकर के तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम समझेंगे अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में अगला टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। इन दो टॉपिकों के बारे में आज की क्लास में हमारी डिस्कशन रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आज के पहले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग। हम समझते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग तो ये आज की क्लास का अपना पहला टॉपिक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या होता है। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में डिस्कस किया था कि अनुसूचित जातियों के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए एक कमीशन बनाया गया है जिसे अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाता है। वैसे ही अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए जो कमीशन बनाया गया है उसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कमीशन के नाम से जाना जाता है। वैसे ही जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं की बात को सुनने के लिए, उनकी शिकायतों को समझने के लिए नेशनल लेवल पर एक कमीशन बनाया गया है जिसे वुमेन कमीशन या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से जाना जाता है। अब महिलाओं के साथ में जैसा कि डेली बेसिस पे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, जैसे दहेज के लिए मारपीट, घरेलू मारपीट, हिंसात्मक मारपीट, और महिलाओं के साथ जैसे यौन शोषण के मामले आते रहते हैं। महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पे बहुत सारे यौन शोषण से रिलेटेड मामले आते रहते हैं। इन तमाम महिलाओं की समस्याओं से निपटने के लिए इस राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है और इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 1992 में। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी और इसके पहले जो अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी पहली फर्स्ट जो जब 1992 में इसकी स्थापना हुई तब जयंती पटनायक इसकी पहली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। और इसमें अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना हम समझते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और उनके अलावा 5 अदर मेंबर होते हैं। एक अध्यक्ष रहते हैं और 5 अन्य सदस्य इसमें शामिल रहते हैं। अध्यक्ष जनरली महिला ही होती है महिला आयोग की, और ये जो 5 अदर मेंबर है ये ज़रूरी नहीं है कि महिला ही हो, इनमें कोई पुरुष भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार से टोटल इसमें 6 मेंबर रहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में, और इनकी नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अब इनमें जो 5 मेंबर हैं उनमें एक व्यक्ति है वो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का एक मेंबर है, वो इसमें होना कंपलसरी है। इनके अलावा इसमें जो बाकी मेंबर हैं वो ऐसे मेंबर होने चाहिए जो कि महिलाओं से रिलेटेड, महिलाओं की प्रॉब्लम से रिलेटेड विशेष जानकारी रखते हो, महिलाओं की प्रॉब्लम से रिलेटेड विशेष मामलों में उन्हें विशेष नॉलेज हो। ऐसे व्यक्ति विशेष है उनको इनका मेंबर अपॉइंट किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की है।
अब इसकी फंक्शनिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो आइए हम समझते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य। तो देखिए इसकी भी, जैसे कि कल की क्लास में हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिगार्डिंग समझा था कि उसकी अलग अलग ब्रांचें थी, विधि आयोग, अलग अलग डिपार्टमेंट थे जो सभी एक साथ मिलकर के उसके लिए काम करते थे। तो इसी प्रकार से इसमें भी अलग अलग ब्रांचेज या फिर डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे विधि आयोग रहता है इसमें, विधि विभाग, अब ये विधि विभाग क्या करता है, जो केंद्र सरकारें और जो राज्य सरकारें जो महिलाओं से रिलेटेड जो कानून बनाती है, उन कानूनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एडवाइस देने का काम करते हैं ताकि महिलाओं के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जा सके। जैसे कि महिलाओं के लिए अभी 106वां संविधान संशोधन बनाया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और जो राज्य की विधानसभाएं है वहाँ पे 33% जो रिजर्वेशन है उसका प्रोविज़न किया गया है, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार से जैसे महिलाओं के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रोविज़न किए गए हैं, और भी तमाम जो महिलाओं से रिलेटेड, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो विधि या फिर कानून बनाए जाते हैं, वो ये वाला जो इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग में जो ये विभाग है, विधि विभाग, ये देखता है। इसमें कानून से रिलेटेड विशेषज्ञ है वो इसमें शामिल रहते हैं, वो अपनी महिलाओं की प्रॉब्लम से रिलेटेड अलग अलग पॉलिसीज़ बनाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से जैसे विसाखा गाइडलाइन बनाई गई है, विसाखा गाइडलाइन क्या है, ये एक प्रकार से ऐसा केस था जिसमें जहाँ पे एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, उसी को संज्ञान में लेते हुए ये विसाखा गाइडलाइन बनाई गई। इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि जो कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, वहाँ पे महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण ना हो, उसे रोकने के लिए ये विसाखा गाइडलाइन बनाई गई है। तो बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट कंपनीज़ होती है वहाँ पे वहाँ की जो वुमेन एम्प्लॉयज़ होती है उनके लिए ये ज़रूरी रहती है विसाखा गाइडलाइन, उनकी यौन शोषण से सुरक्षा के लिए। अब इस प्रकार से ये इसका पहला डिपार्टमेंट विधि विभाग। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा इसका राष्ट्रीय महिला आयोग का जो विभाग है उसका नाम है अनुसंधान विभाग। अब ये अनुसंधान विभाग, इसमें रिसर्च से रिलेटेड जो विधि विशेषज्ञ होते हैं वो इस डिपार्टमेंट में शामिल रहते हैं, और ये जैसा कि इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे, ये महिलाओं से रिलेटेड विभिन्न मामलों की छानबीन करने में का काम करता है ताकि महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके, उसमें और अच्छे से सुधार किया जा सके। ये इसमें क्या रहता है, महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित अनुसंधान का कार्य। अनुसंधान कार्य इस विभाग के द्वारा किए जाते हैं, जिससे महिलाओं की जो पुराने टाइम पीरियड से जो समाज में पितृसत्तात्मक सोच चली आ रही है, बड़े बड़े शहरों में अभी इसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ये स्थिति बनी हुई है। तो किस प्रकार से महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाया जा सके, महिलाओं की स्थिति को और बेहतर किया जा सके, उसके रिगार्डिंग जो अनुसंधान करने का काम है वो अनुसंधान विभाग करता है राष्ट्रीय महिला आयोग के रिगार्डिंग। अब इसमें एक तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो है इसमें कल्याणकारी विभाग। अब ये क्या काम करता है, जैसा कि इसके नाम से समझ पा रहे होंगे,
महिलाओं की स्थिति में और बेहतर सुधार किस प्रकार से किया जा सके, महिलाओं का कल्याण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये वाले जो फंक्शंस है वो कल्याणकारी विभाग इसके रिगार्डिंग होते हैं। अगला इसमें है 4th नंबर का शिकायत विभाग। अब ये वाला डिपार्टमेंट है जो आपका कंप्लेंट डिपार्टमेंट या फिर शिकायत विभाग, ये महिलाओं से रिलेटेड जैसे घरेलू हिंसा, मारपीट, महिलाओं के साथ यौन शोषण, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, इन तमाम शिकायतों के समाधान के लिए ये शिकायत विभाग है वो महिला आयोग के रिगार्डिंग काम करता है। तो ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है वो राष्ट्रीय महिला आयोग में बने हुए हैं और ये अपने अपने स्तर पर अपने अपने काम देखते हैं, जिससे मिलकर के राष्ट्रीय महिला आयोग बनता है और वो अपने फंक्शंस को अच्छे से कंप्लीट कर पाता है। तो ये हमने इसके फंक्शंस के बारे में समझा है। अब इसमें अगर ये अलग अलग जो 4 डिपार्टमेंट है वो मिलकर के अलग अलग काम करते हैं, अब इसका अगर डिटेल से समझेंगे काम क्या है तो बेसिकली इसके 3-4 काम होते हैं। पहला काम इसका ये है कि महिलाओं के रिगार्डिंग संविधान में जो भी प्रोविज़न किए गए हैं, जैसे कि संवैधानिक प्रोविज़न, संवैधानिक प्रावधानों को लागू करवाना। तो महिलाओं के रिगार्डिंग संविधान में अलग अलग प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है समानता का अधिकार, मतलब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो सभी के लिए सेम अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी सरकार की तरफ से, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये समानता का अधिकार का महिलाओं को मिल पा रहा है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न किया गया है ज़मीनी स्तर पर लागू हो पा रहा है, इसकी जांच करने का काम है वो राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। दूसरा जैसे कि अनुच्छेद 15(1) अनुच्छेद आर्टिकल 15(1) में ये प्रोविज़न किया गया है कि लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जेंडर के आधार पर चाहे महिला हो या पुरुष हो उनके साथ किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। तो इसमें ये राष्ट्रीय महिला आयोग ये देखने का काम करता है क्या संविधान के आर्टिकल में जो प्रोविज़न किए गए हैं क्या सरकार उनको लागू कर पा रही है, क्या ज़मीनी स्तर पर वास्तविकता में ऐसा हो रहा है कि जेंडर के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, तो इसे देखने का काम करती है। अगला है जैसे कि आर्टिकल 39D अनुच्छेद 39D में एक बात कही गई है जो कि DPSPs में शामिल होता है, समान काम के लिए समान वेतन। अगर चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर वो सेम काम कर रहे हैं सेम टाइम के लिए तो उन्हें सेम जो वेतन है वो दिया जाएगा। जैसा कि गांव में होता है, जो मज़दूर लोग रहते हैं वहाँ पे अगर कोई पुरुष मज़दूर है तो उनको ज़्यादा वेतन दिया जाता है महिलाओं की तुलना में, क्योंकि धारणा ये बनी हुई है कि महिलाएं हैं वो शारीरिक काम है वो ज़्यादा नहीं कर पाती है पुरुषों की तुलना में, इसलिए उनको पुरुषों की तुलना में वेतन कम दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो मानसिक अवधारणाएं बनी हुई है उन चीज़ों को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये तमाम प्रोविजंस किए गए हैं। इन प्रोविजंस को लागू करवाने के लिए ये राष्ट्रीय महिला आयोग काम करता है। तो पहला इसका फंक्शन अगर डिटेल से समझे तो संवैधानिक प्रावधानों को लागू करवाने का काम राष्ट्रीय महिला आयोग का रहता है। उसके रिगार्डिंग हमने तमाम जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस किए हैं। इसका दूसरा अगर फंक्शन है वो डिटेल से समझे हम, तो इसका दूसरा काम है महिलाओं से संबंधित शिकायतों विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई करना।
तो दूसरा इसका काम ये है कि महिलाओं से संबंधित जो विभिन्न शिकायतें होती है, अब ये वाला काम कौन करेगा, इसके अंदर जो शिकायत विभाग है, जो कंप्लेंट डिपार्टमेंट है, जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है, अब उसी डिपार्टमेंट की सहायता से ये वाला काम है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा जो तमाम शिकायतें हैं, जैसे कि इसमें घरेलू हिंसा, जैसे कि दहेज प्रताड़ना, यौन शोषण, मारपीट, हत्या, ये तमाम जो महिलाओं से संबंधित जो मामले हैं, जहाँ पे महिलाएं ज़्यादातर मामलों में कमज़ोर नज़र आती है और उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो इन तमाम घटनाओं की शिकायतों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग है वो कार्य करता है, अपनी कार्रवाई करता है, महिलाओं की शिकायतों को दर्ज करता है और उन पर कार्रवाई करने का काम करता है। तो ये इसका विशेष तौर से जो सेकंड जो इसका फंक्शन है, इसकी भूमिका है, वो यहाँ देखने को नज़र आती है। अगर इन मामलों में किसी भी प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, किसी भी प्रकार की महिला के साथ तमाम घटनाएं घटित होती है, तो वो डायरेक्ट है वो राष्ट्रीय महिला आयोग में लिखित रूप में अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं और वहाँ पे उनकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। तो ये दूसरा इसका फंक्शन है। तीसरा अगर इसका फंक्शन की बात की जाए तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को महिलाओं से संबंधित नीति निर्माण में मदद करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने देखा कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106वां संविधान संशोधन संसद के द्वारा पारित किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए 33% जो रिजर्वेशन है उसका प्रोविज़न किया गया है। जैसे घरेलू हिंसा से रोकथाम के लिए महिलाओं के लिए एक कानून बनाया गया है, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2006 के आसपास। तो इस प्रकार से महिलाओं के लिए जो तमाम जो केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें जो कानून बनाती है, जो पॉलिसीज़ बनाती है, उन पॉलिसीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम है ये आपका राष्ट्रीय महिला आयोग करता है, ताकि महिलाओं के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जा सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये तीसरा इसका मेन फंक्शन रहता है। अगर बात की जाए अगले फंक्शन की, तो अगला है महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करना। महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य। अब इसमें यही है कि महिलाओं के सुधार में और ज़्यादा अच्छा परिवर्तन किया जा सके, महिलाओं के जो रोल है उसको और बेहतर बनाया जा सके, महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिलवाया जा सके, ना कि केवल महिलाओं को पितृसत्तात्मक सोच के कारण केवल और केवल जो घरेलू स्तर पे उनको रोका जाए, उनको आगे बढ़ने से रोका जाए, उनको केवल एक गृहिणी या फिर हाउसवाइफ बना के रोका जाए। तो इस प्रकार के प्रयास करना ताकि महिलाओं का कल्याण हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, वो भी देश के विभिन्न जो तमाम जो कार्य है उनमें अपना सहयोग दे सके राष्ट्रीय लेवल पे। तो इस प्रकार के फंक्शन में ये राष्ट्रीय महिला आयोग है वो अपनी अग्रणी भूमिका या फिर रोल निभाने का काम करता है। तो ये तमाम फंक्शन हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के रिगार्डिंग समझे हैं। अब इसकी पावर के बारे में अगर अपन बात करें, शक्तियाँ, तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की पावर यह है कि महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के नीति निर्माण में, पॉलिसी मेकिंग में, महिलाओं के कल्याण से संबंधित कोई भी कार्य करना है, महिलाओं की शिकायतों को सुनना है, तो उस कंडीशन में ये राष्ट्रीय महिला आयोग किसी भी व्यक्ति विशेष को समन जारी करके अपने पास बुला सकता है। किसी भी सरकारी कार्यालय से किसी भी प्रकार के दस्तावेज की डिमांड कर सकता है। तो ये इसके पास एज ए सिविल कोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के पास में पावर रहती है, जहाँ पे ये सिविल कोर्ट के समान कार्य करता है।
तो ये इसकी पावर है। अगर लिमिटेशंस की बात करें, सीमाएं, तो लिमिटेशंस ये है राष्ट्रीय महिला आयोग की कि राष्ट्रीय महिला आयोग तमाम जो इनके डिपार्टमेंट है, शिकायत डिपार्टमेंट, अनुसंधान विभाग, कल्याणकारी विभाग और विधि विभाग, इन अलग अलग विभागों के द्वारा ये अपने काम फंक्शंस करते हैं और फिर एक रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट बना करके ये सरकार को सौंपते हैं। तो रिपोर्ट में ये महिलाओं के विकास के लिए जो भी पॉलिसीज़ है वो सरकार को एडवाइस करते हैं। तो सरकार उनको माने या ना माने, सरकार के लिए ये सारी चीज़ें बाइंडिंग नहीं होती है। तो ये इनकी एक लिमिटेशंस है। दूसरी इनकी लिमिटेशंस ये रहती है कि इनमें जो भी मेंबर रहते हैं उन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की जो फाइनल पावर है वो गवर्नमेंट के पास रहती है। उनके अलावा ये इसमें जो जितने भी कर्मचारी या फिर अधिकारी लोग भी शामिल रहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में, उनकी नियुक्ति है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसमें ये अपने हिसाब से कर्मचारियों और अधिकारियों तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं कर सकता। तो ये इसकी एक कमी है कि अपने हिसाब से ये अपने जो कर्मचारी, अधिकारी या सदस्य है उनकी नियुक्ति नहीं कर सकता, अपने कार्य मैनेज नहीं कर सकता। तो ये एक प्रकार से इसकी लिमिटेशन है। तीसरी अगर इसकी लिमिटेशन की बात की जाए तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसको अपने तमाम फंक्शंस है वो चलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजट पे है वो डिपेंड रहना पड़ता है। तो फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं वो राष्ट्रीय महिला आयोग को झेलनी पड़ती है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण समस्या है। तो ये 3-4 इसकी अलग अलग समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये अच्छे से काम नहीं कर पाता। अगर बात की जाए नंबर 4 इसकी लिमिटेशंस की, तो इसमें जो अध्यक्ष है वो पॉलिटिकल रूप से इसमें अपॉइंट किया जाता है, इस ना कि केवल किसी एग्ज़ाम से या फिर किसी उनकी काबिलियत के रूप में। ये राजनीतिक रूप से सरकार जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर सकती है एज ए अध्यक्ष। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है जिसकी वजह से यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग का राजनीतिकरण देखने को मिलता है। तो ये अच्छे से अपना काम है वो नहीं कर पाता है। तो ये इसकी 4 लिमिटेशंस है। अगर इनमें सुधार किया जाए तो उम्मीद है कि राष्ट्रीय महिला आयोग है वो अपने फंक्शन से वो और बेहतर तरीके से कर सके। तो इसमें अगर फाइनेंस से रिलेटेड इनकी समस्याओं के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग बजट है वो इनको दिया जाए जिससे ये अपने तमाम फंक्शन है वो उसको टाइम टू टाइम कर सके। अगर इनके जो एम्प्लॉयज़ है, इनके जो अधिकारी लोग हैं, सदस्य है, इनकी नियुक्ति ये आयोग है वो स्वयं अपने स्तर पर करे तो ये शायद अपनी समस्याएं हैं, अपने फंक्शन है उनको अच्छे से मैनेज कर सके। तीसरी बात हमने इसमें ये समझी थी कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष है वो राजनीतिक रूप से अपॉइंट किया जाता है। तो उसको राजनीतिक रूप से अपॉइंट ना करके काबिलियत के रूप में अगर अपॉइंटमेंट किया जाए तो ये शायद बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो अगर इनकी लिमिटेशंस को सुधारा जाए तो निश्चित रूप से ये अपने फंक्शन से वो अच्छे से कर सकता है। ये इसकी सीमाएं भी है और अगर इनमें सुधार किया जाए तो ये इसके सुधार के प्रयास भी है। आगे अगर बात की जाए अब अगले टॉपिक में हम समझेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बाद में अगला टॉपिक है आज की क्लास का हमारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो हमने इससे पहले समझा है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के रिगार्डिंग तमाम चीज़ें डिस्कस की है। हमने समझा है राष्ट्रीय महिला आयोग क्या होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझा कि इसमें एक अध्यक्ष और 5 मेंबर रहते हैं। तमाम अध्यक्ष और मेंबर है इनकी अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। फिर हमने इसके फंक्शंस के रिगार्डिंग समझा कि अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। इसमें शिकायत विभाग रहता है, इसमें विधि विभाग रहता है, अनुसंधान विभाग रहता है, कल्याणकारी विभाग रहता है। ये तमाम अलग अलग विभाग मिलकर के राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। फिर हमने इसके और जो फंक्शंस हैं उनके बारे में समझा कि विशेष तौर पे, मोटे तौर पे इसके 3 कार्य रहते हैं। पहला है कि संविधान में महिलाओं से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न किए गए हैं उनको ज़मीनी स्तर पर लागू करवाना, कि सरकारें उनको लागू कर रही है या नहीं करवा रही, तो उनको लागू करवाने का काम इसका राष्ट्रीय महिला आयोग का रहता है। दूसरा हमने समझा कि महिलाओं से संबंधित तमाम शिकायतें हैं उन शिकायतों के बारे में संज्ञान लेने का काम है, उनकी शिकायतों को सुनने का काम है राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। फिर तीसरा हमने समझा कि महिलाओं के कल्याण के लिए ये काम करने का काम रहता है इसका फंक्शन। और अगला इसमें हमने समझा कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें महिलाओं से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनाती है
उन पॉलिसीज़ में महिलाओं के विकास के लिए, ताकि सरकारें अच्छे से उनके लिए पॉलिसीज़ बना सके, कानून बना सके, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एडवाइस देने का काम भी ये राष्ट्रीय महिला आयोग का रहता है। फिर हमने इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात की और फिर हमने ये समझा कि इसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। तो लिमिटेशंस है, उसमें अगर सुधार किया जाएगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग है उसमें सुधार हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के रिगार्डिंग समझी है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि महिलाएं हैं वो लंबे दौर से महिलाओं का शोषण होता आया है, तो उस शोषण से महिलाओं की मुक्ति होनी चाहिए और महिलाओं को भी निश्चित रूप से पुरुषों के बराबर भागीदारी करने का मौका मिलना चाहिए। आगे अगर अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करें हम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इसमें ये जिस प्रकार से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो अनुसूचित जातियों के विकास के लिए बनाया गया है, उनकी बातों को, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए बनाया गया है ताकि उनका बेहतर तरीके से विकास किया जा सके। उसी प्रकार से देश में जो अलग अलग जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनकी समस्याओं, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए, उनमें सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए और देश के एकीकरण को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना भी वर्ष 1992 में ही की गई थी, वर्ष 1992 में। अब देश में समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे धार्मिक समुदाय हैं जिनको माइनॉरिटीज़ या फिर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो देश में ऐसे 6 समुदाय हैं जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो उनमें बात की जाए तो सबसे पहले हैं जैसे मुस्लिम, दूसरे है पारसी, तीसरा है ईसाई, नंबर 4 है आपके सिख, नंबर 5 है जैन और नंबर 6 है बौद्ध। तो ये 6 ऐसे समुदाय हैं जिनको भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है और इनकी सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए इनमें कॉन्स्टिट्यूशन में इनके रिगार्डिंग जो प्रोविज़न किए गए हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 में ये प्रोविज़न किया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो अपने हिसाब से अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो एजुकेशन ले सकते हैं और शैक्षणिक संस्थान है वो चला सकते हैं। उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 350 अनुच्छेद 350 के क्लोज 1 में ये प्रोविज़न किया गया है कि किसी भी राज्य में अगर वहाँ के जो नागरिक है वो अपनी वो अल्पसंख्यक है तो उनको उनकी मातृभाषा में राज्य सरकारों के द्वारा शिक्षा है वो अवेलेबल करवाई जानी चाहिए। ये वाला प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 350 के क्लोज 1 में किया गया। तो इस प्रकार माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यक से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में जो तमाम प्रोविज़न किए गए हैं उन प्रोविज़न्स को ज़मीनी स्तर पर सरकारें लागू कर रही है या फिर नहीं कर रही है, उनको लागू करवाने का काम। और ये जो 6 आपके समुदाय है जिसमें मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध, इन तमाम जो अल्पसंख्यक समुदायों में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए, देश में एकीकरण की भावना को बढ़ाने के लिए और इनके डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में की गई है। अब बात करें हम इसके स्ट्रक्चर की, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष रहते हैं आपके, एक उपाध्यक्ष रहते हैं तथा इनके अलावा 5 अदर मेंबर, अन्य सदस्य इसमें शामिल रहते हैं। अब ये जो तमाम सदस्य हैं इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, जो कि केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अब अगर इनके फंक्शंस की बात करें हम, इनके कार्यों के बारे में,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य। तो इसमें भी इसके 3 फंक्शंस होते हैं विशेष तौर से। पहला यही है कि संवैधानिक जो प्रोविजंस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अल्पसंख्यक या फिर माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न किए गए हैं, जैसा कि हमने अभी समझा आर्टिकल 29, आर्टिकल 350, इन प्रोविजंस को ज़मीनी स्तर पर लागू करवाने के लिए ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है, ताकि सरकारें उनको अगर लागू नहीं है तो उनको लागू करें। दूसरा ये काम है इसका, अल्पसंख्यक आयोग में अल्पसंख्यक से संबंधित जो तमाम 6 समुदाय है, जिसमें आपके मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय है, इनकी शिकायतों को सुनना, ताकि सरकार या किसी बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा इनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा रहा हो, इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जा रहा हो, इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार ना किया जा रहा हो, तो उनकी शिकायतों को सुनने का काम है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग करता है। शिकायतों को सुनना, तो कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति है, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी ज्यादती की जा रही हो, कोई भेदभाव किया जा रहा हो, कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी व्यक्ति विशेष है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और वहाँ पे निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। तीसरा इनका फंक्शन रहता है सरकारों को सलाह देना। सरकारों को सलाह देना, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, अगर माइनॉरिटीज से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाने जा रही है तो उसके रिगार्डिंग ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देने का काम करता है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अच्छी पॉलिसीज, अच्छे कानून बनाए जा सके। और इसका अंतिम कार्य ये रहता है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में सोचना। अल्पसंख्यकों के कल्याण का कार्य, जो माइनॉरिटीज के तमाम जो समुदाय है, जिसमें हमने समझा 6 समुदाय है, उनके डेवलपमेंट, उनके कल्याण के लिए, ताकि वो बेहतर विकास कर सके, उनका अच्छा डेवलपमेंट हो, उनका कल्याण हो, इसके लिए भी ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है वो कार्य करता है। तो ये हमने इसके मोटे स्तर पर 4 फंक्शन देखे हैं। अब अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो सेम इसकी भी वही लिमिटेशंस है जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की थी, सीमाएं या फिर लिमिटेशंस। तो इसकी पहली लिमिटेशंस यही है कि इसमें भी जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार जिसको चाहे वो अपॉइंट कर सकती है। तो इनमें नियुक्ति का राजनीतिकरण हो रहा है, तो इसमें नियुक्ति में पारदर्शिता होना जरूरी है, ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन इसकी फाइनेंस या फिर वित्त से रिलेटेड इसकी प्रॉब्लम ये है कि सरकारें हैं वो एक फिक्स टाइम पीरियड में इनको फाइनेंस नहीं कर पाती है, पैसा नहीं दे पाती, इससे ये अपने फंक्शन से वो सुचारू रूप से नहीं चला पाते। और तीसरा यही है कि इसके जो तमाम मेंबर्स हैं, तो इन मेंबर्स की एक टाइम पीरियड में समय समय पर अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती, उसकी वजह से भी इसको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इसकी 3 लिमिटेशंस है। अगर इनको सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से शायद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है वो अच्छे से बेहतर रूप से कार्य कर सके। एक इसका एक और इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस या फिर सीमा यह है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनको दर्जा दिया गया है, उस प्रकार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए इसकी पावर्स है वो लिमिट में रखी गई है, इनको शक्तियाँ है वो सीमित रूप में प्रदान की गई है, और इनकी अपॉइंटमेंट है वो भी सरकार मनमाने रूप से करती है और इनके सदस्यों को मनमाने रूप से हटा सकती है। तो इनको भी संवैधानिक दर्जा है वो दिया जाना चाहिए, ताकि ये भी
अपनी पावर्स के साथ अपने फंक्शन से उनको सुचारू रूप से चला सकें। तो ये इसकी लिमिटेशंस के बारे में हमने समझा है। तो उम्मीद है दूसरे टॉपिक में आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। दूसरे टॉपिक में हमने समझा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग हमने समझा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या होता है। अल्पसंख्यक समुदाय जो कि देश में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, जिसमें आपके पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग शामिल रहते हैं। इनके डेवलपमेंट, इनके विकास और इनमें सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने और देश के एकीकरण को बढ़ाने के लिए इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है। वर्ष 1992 में इसकी स्थापना की गई है। अब हमने इसके फंक्शंस के बारे में समझा कि इसमें 3-4 इसके विशेष तौर से कार्य रहता है। फिर हमने इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि इसमें एक अध्यक्ष रहते हैं, एक उपाध्यक्ष रहते हैं और 5 अदर मेंबर इसमें शामिल रहते हैं। फिर लास्ट में हमने इसकी लिमिटेशंस की बात की है कि इसमें भी फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इसमें अपॉइंटमेंट का भी राजनीतिकरण हो रहा है, जिसकी वजह से इसका प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। और तीसरा हमने इसमें समझा कि इसको भी सांविधिक दर्जा प्राप्त है, केवल स्टेचुरी दर्जा ही प्राप्त है। इसको अगर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए तो शायद इसको ज़्यादा पावर्स मिल सके और ये अच्छे से काम कर सके। तो उम्मीद है ये दोनों टॉपिक आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आगे की डिस्कशन करते हैं और अब हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ तक आपका जो 7 यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें तमाम जो आपके 3-4 टॉपिक बचे हुए थे लास्ट वाले चैप्टर में, जिसमें हमने आपके के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग डिस्कस किया। फिर हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में डिस्कस किया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हमने समझा है और लास्ट में हमने आपके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग तमाम चीज़ें डिस्कस की है। तो यह चैप्टर है वो आज अपना कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ अपनी जो 7 यूनिट जिसका नाम था भारत में राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया है, वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस वाली यूनिट के रिगार्डिंग किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछे आप। अगली क्लास है उसमें भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं नए यूनिट की। तो अपना नया यूनिट है उसका नाम है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। ये आपकी 8 यूनिट है। इस वाली यूनिट में हम कौन कौन सी चीज़ें समझेंगे। 7 यूनिट में हमने भारत में राजनीतिक संस्थाओं के बारे में समझा था और 8 यूनिट में हम पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या होती है, किस प्रकार से आपके देश में जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो देश का आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में हम समझेंगे। हम समझेंगे उदारीकरण क्या होता है, हम समझेंगे जाति, धर्म, राजनीति में जाति, ये तमाम चीज़ें हैं हम इस 8 यूनिट में समझने की कोशिश करेंगे। इस यूनिट का पहला चैप्टर है जिसका नाम है राज्य अर्थव्यवस्था तथा विकास। ये पहले चैप्टर का नाम है 8 यूनिट के, राज्य अर्थव्यवस्था तथा विकास, स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। अब इसमें हम ये समझेंगे कि देश की जब 1947 में देश को आज़ादी प्राप्त हो गई थी तो देश की आज़ादी से पहले देश में तमाम आपके कंपनीज आई थी, जिसमें आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज़, फ्रांसीसी, डच, तमाम लोग, जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तमाम लोग यहाँ पे आए, भारत का शोषण किया इन्होंने। फिर उसके बाद में जब 1947 में देश को आज़ादी प्राप्त हुई तो आज़ादी के बाद में जो देश में अलग अलग प्रधानमंत्री का दौर आया था, जैसे कि 1947 से
1947 से 1964, ये आपके जो पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका दौर था। इसमें हम समझेंगे कि इस टाइम पीरियड में देश की क्या कंडीशन थी, देश का आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ, तमाम चीज़ें हम इस टाइम पीरियड के रिगार्डिंग समझेंगे। फिर हम 1964 के बाद में जो इंदिरा गांधी का दौर था, जिसको इंदिरा दौर के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में समझेंगे कि 1964 के बाद में जब देश में नए प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी की नियुक्ति हुई, तो उस टाइम पीरियड में किस प्रकार से देश में अर्थव्यवस्था हुई, किस प्रकार से देश का विकास हुआ, देश की कंडीशन क्या थी। फिर उसके बाद में हम समझेंगे 1991 के बाद का दौर। अब 1991 के बाद का दौर किस प्रकार से था, इसको उदारीकरण के दौर के नाम से भी जाना जाता है, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण का दौर। तो इस वाले चैप्टर में बेसिकली हम ये 3-4 चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे कि 1947 से 1964 के बीच में जो नेहरू युग था, उस टाइम पीरियड में देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी, देश की कंडीशन कैसी थी और क्या क्या घटनाएं हुई थी। फिर हम 1964 के बाद में इंदिरा गांधी का जो दौर आया था उसके बारे में हम समझेंगे, और फिर उसके बाद में हम 1991 के बाद का टाइम पीरियड, जिसे ग्लोबलाइजेशन का टाइम पीरियड या फिर उदारीकरण का दौर भी कहा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले 1947 से 1964 नेहरू युग के बारे में। नेहरू युग, तो देखिए वर्ष 1947 से 1964 के बीच में देश की क्या क्या आर्थिक समस्याएं थी, किस प्रकार से देश है वो अपना विकास कर रहा था, तो ये तमाम चीज़ें हम समझते हैं। तो देखिए जब देश में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 1947 में, तो उस टाइम पीरियड में देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि देश है वो उसके 2 बंटवारे हो चुके थे, देश में एकीकरण की समस्या थी। तो 1956 के रिगार्डिंग देश का एकीकरण किया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका एक इम्पोर्टेंस रोल था, जो कि हिस्ट्री में आप सभी विद्यार्थियों ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। हम बात करेंगे विशेष रूप से जो आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में। तो जब देश को आज़ादी प्राप्त हुई तो सबसे बड़ी समस्या थी कि देश की पॉपुलेशन इतनी थी, उसके लिए खाद्यान्न की समस्या सबसे प्रमुख थी उस दौर में। तो खाद्यान्न की समस्या के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने नेहरू युग में खाद्यान्न की समस्या के लिए पहली बार हरित क्रांति के बारे में सोचा, जिसे हरित क्रांति का दौर भी कहा जाता है। इस हरित क्रांति के द्वारा देश में रसायनों का प्रयोग किया गया था खेती के लिए, और रसायनों के भरपूर प्रयोग से अच्छी मात्रा में जो खाद्यान्न फसलें हैं उनका प्रोडक्शन होने लगा, और खाद्यान्न फसलों का अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करके जो देश में खाद्यान्न की समस्याएं थी, जिससे जो भूखमरी की समस्याएं हो रही थी, उसका समाधान करने का प्रयास किया गया था। खाद्यान्न समस्या का समाधान हरित क्रांति के द्वारा। अब जब हरित क्रांति आई, खाद्यान्न समस्या के समाधान के लिए ये प्रयास किए गए थे, जिससे जो भूखमरी और गरीबी इस प्रकार की समस्या है उनको कुछ मात्रा में राहत मिली, क्योंकि पंजाब हरियाणा वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे सर्वप्रथम इसको अपनाया गया था, और उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला था, क्योंकि इससे पहले अमेरिका से बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न है वो भारत के द्वारा आयात किया जा रहा था। तो उससे जो देश का जो राजस्व घाटा है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लग गया था, देश के पास पैसों की कमी होने लग गई थी, क्योंकि देश है वो अमेरिका जैसे जो संपन्न देश है वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न है उसका आयात कर रहा था।
फिर समझ में आया कि इस प्रकार से चलता रहेगा तो देश का जो खजाना है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तो देश में इसके लिए अच्छा प्रयास क्यों नहीं किया जाए, जैसे देश की जो कृषि व्यवस्था है उसको सुधारा जा सके। तो उसी की प्रयास की कड़ी में हरित क्रांति देखने को मिली, और हरित क्रांति में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से जो खाद्यान्न है उसमें वृद्धि देखने को मिली, और उससे फिर भुखमरी, आपके गरीबी और कुपोषण जैसी समस्याओं पर निजात देखने को मिला कुछ मात्रा में। फिर उसके बाद में औद्योगिकरण की शुरुआत के बारे में सोचा गया था। अब खाद्यान्न की समस्या का समाधान हुआ था, तो औद्योगिकरण की समस्या के लिए प्रयास किए गए थे नेहरू युग में, और फिर अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी सरकार के द्वारा, जो कि पहले आपके योजना आयोग था, नीति आयोग से पहले। उस योजना आयोग के द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, आपके एवरेज 5 साल की टाइम पीरियड के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई, जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि इस पंचवर्षीय योजना में इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, इस योजना पे इस पे ध्यान दिया जाएगा। तो इन्हीं पंचवर्षीय योजना के रिगार्डिंग औद्योगिकरण का दौर भी देखने को मिला, जहाँ पे सरकार के द्वारा जो आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, उसको वरीयता या फिर प्रमुखता दी गई थी। उसी के रिगार्डिंग देश के अलग अलग शहर है, वहाँ पे फैक्ट्रीज है वो सेटअप की गई थी, ताकि देश में औद्योगिकरण है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो आपके जो उड़ीसा है, जमशेदपुर है, वहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है उसका सेटअप किया गया था। अब जब इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हुआ तो निश्चित रूप से देश में रोजगार की समस्या है उसका भी समाधान हुआ, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हुआ। शुरुआती दौर में सरकार ने अपने स्तर पर केवल सार्वजनिक उद्यमों की ही स्थापना की थी, जहाँ पे सरकार का कंट्रोल था। अब जब सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, किंतु मुख्य रूप से जो समस्याएं थी उस पर समाधान नहीं पाया जा सका था नेहरू युग में। फिर बात आती है इंदिरा युग की, 1964 के बाद में। के बाद आर्थिक विकास। अब जब 1964 के बाद में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, तो उन्हें लगा कि इसमें जो औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इस पर और अच्छे से ध्यान दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जो सार्वजनिक उद्यमों की नीति थी, जहाँ पे केवल और केवल गवर्नमेंट का कंट्रोल था, उसको हटा करके उन्होंने कहा कि इसमें जो निजी क्षेत्र है, जो आपके प्राइवेट सेक्टर है, उनकी भी भागीदारी है वो हो सकती है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाया गया था, ताकि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो अपने स्तर पर है, वो इंडस्ट्री है उनका सेटअप कर सके। तो उससे फिर औद्योगिकरण में और अधिक बढ़ोतरी हुई, औद्योगिकरण का ज़्यादा विकास हुआ। औद्योगिकरण का तीव्र विकास। फिर जो निजी लोग थे वो अपने स्तर पर अधिक मात्रा में फैक्ट्रीज है उनका सेटअप करने लगे। अधिक मात्रा में जब फैक्ट्री सेटअप हुई तो निश्चित रूप से और ज़्यादा लोगों को रोजगार है वो मिलना शुरू हुआ, लोगों की जो गरीबी है वो कम होने लगी, और देश का विकास है वो निश्चित रूप से होने लगा। क्योंकि जहाँ पे अधिक मात्रा में इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होता है, तो इंडस्ट्रीज़ के सेटअप से निश्चित रूप से लोगों को रोज़गार मिलता है, और जब लोगों को रोज़गार मिलता है तो लोगों की भूखमरी, गरीबी, बेरोज़गारी, ये तमाम समस्या है वो उनका ऑटोमेटिकली समाधान होने लगता है। और जब ये समाधान होने लगता है तो फाइनली देश का विकास होता है। तो इस प्रकार से औद्योगिकरण का तीव्र विकास हुआ इंदिरा काल में। तीव्र विकास हुआ तो फिर इंदिरा काल में जो आपके बैंकिंग है, बैंकिंग रेगुलेशन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो आपके अलग अलग बैंक है उनका इंदिरा काल में राष्ट्रीयकरण किया गया था, ताकि जो गवर्नमेंट है वो उनको कंट्रोल कर सके। फिर जो बीमा सेक्टर है, जो आपका
उसके बाद में जो बीमा सेक्टर है उसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में। तो ये यहाँ पे इंदिरा काल के टाइम पीरियड में ये तमाम विशेष तौर से चीज़ें हैं वो देखने को मिले। फिर उसके बाद में बात आती है उदारीकरण की, 1991 के बाद का दौर। जिसको उदारीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए उदारीकरण का दौर 1991 आफ्टर 1991। अब उदारीकरण या फिर ये दौर क्या था, तो देखिए जब देश में अत्यधिक मात्रा में गवर्नमेंट का कंट्रोल होने लगा, इंदिरा गांधी के दौर में कुछ मात्रा में है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसमें कमी आई, किंतु पूर्ण रूप से गवर्नमेंट के कंट्रोल में कमी नहीं आई थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि अधिक मात्रा में जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट का ज़्यादा मात्रा में कंट्रोल था। जो ट्रेड है उस पर प्रॉब्लम आ रही थी, विदेशों के साथ ट्रेड नहीं हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बना रखे थे जिसकी वजह से अलग अलग जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ ट्रेड में प्रॉब्लम आ रही थी। जो अलग अलग फैक्ट्रीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही थी। ज़मीन है, जो लैंड्स है, उससे रिलेटेड सरकार ने कठोर कानून बनाए हुए थे। उसकी वजह से अगर कोई प्राइवेट मेंबर है वो अपने स्तर पर फैक्ट्रीज़ या फिर इंडस्ट्री सेटअप करने की सोच रहा था तो वो लैंड है उसको एक्वायर करने में उसको प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि सरकार के द्वारा उस टाइम पीरियड में बड़ी सख्ती से कानून बनाए गए थे जिस पे सरकार का अच्छी मात्रा में कंट्रोल था। अब उसी सारी चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए सरकार ने फिर 1991 के बाद में ये प्रोविज़न किया था कि जो तमाम जो सरकार के रूल्स रेगुलेशन कानून तथा नीतियों में ढीलापन या फिर इनकी समाप्ति या पूर्ण समाप्ति, जो चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी उनके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बना रखे थे। तो फिर गवर्नमेंट को समझ में आया कि देश है उसका डेवलपमेंट इस प्रकार से नहीं हो पाएगा, हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए देश के डेवलपमेंट में। तो फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए सभी रास्ते हैं वो सरकार के द्वारा कुछ सेक्टर या फिर कुछ जो क्षेत्र है उनको छोड़ करके पूर्ण रूप से खोल दिए गए। उसी को उदारीकरण के दौर के नाम से जाना जाता है। अब इस उदारीकरण में क्या हुआ, सरकार ने जो इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो ट्रेड से रिलेटेड जो अलग अलग रूल्स रेगुलेशन, जो पॉलिसीज़ बनाई हुई थी उनको या तो समाप्त कर दिया पूर्ण रूप से या फिर उनमें कमी कर दी, ताकि सभी प्राइवेट सेक्टर में के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो सके और वो भी इंडस्ट्रीज़ ट्रेड है उनको अपने स्तर पे मैनेज कर सके। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, देश का जो ट्रेड है वो एक देश से दूसरे देश के साथ आसानी से होने लगा, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन है उनको समाप्त कर दिया गया या फिर उनमें ढीलापन ला दिया गया, ताकि विभिन्न जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके साथ में देश का व्यापार है वो सुचारू रूप से हो सके, उनके लेवल पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसकी वजह से फिर भारत का अलग अलग देशों के साथ व्यापार, अलग अलग देशों के साथ व्यापार में बढ़ोतरी, तो फिर क्या हुआ, अलग अलग जो जितने भी जो कंट्रीज़ थे उनके साथ में भारत का व्यापार है वो बढ़ने लग गया। और फिर उसी के कारण अभी जो अलग अलग जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि आपके रोडवे, जो आपके हाईवेज़ है, जो आपका सड़क परिवहन के लिए जो टेंडर है वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाने लगे, आपके बिजली से रिलेटेड जो अलग अलग टेंडर है वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाने लगे, रेलवे से रिलेटेड टेंडर है वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाने लगे। मतलब तमाम जो
आपके सेक्टर है वो प्राइवेट लोगों के लिए भी ओपन कर दिए गए, जिसमें प्राइवेट लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सके और निजी क्षेत्र और जो सरकार है वो दोनों मिलकर के आपस में प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से देश का डेवलपमेंट है वो और अच्छे से हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि रोडवेज है उनका भी अभी प्राइवेटाइजेशन होने लगा है, निजीकरण होने लगा है। सरकार है वो डिसइन्वेस्टमेंट या फिर विनिवेश कर रही है। विनिवेश का मतलब है सरकारी चीज़ें हैं उनको प्राइवेट हाथों में सौंपना, प्राइवेट लोगों को उनको देना, ताकि जो प्राइवेट मेंबर है वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को मैनेज कर सके। तो उसकी वजह से क्या है, प्राइवेट सेक्टर के लोग और गवर्नमेंट के लोग हैं वो दोनों आपस में एक साथ मिलकर के देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छे प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तमाम चीज़ें हैं उनका प्राइवेटाइजेशन या फिर निजीकरण है वो 1991 के बाद में देखा जा रहा है और प्रेजेंट टाइम में ये इसका जो दौर है वो और अधिक बेहतर बढ़ रहा है। इसकी वजह से कुछ समस्याएं भी आ रही प्राइवेटाइजेशन या फिर निजीकरण के कारण, क्योंकि सरकार है वो अगर हर चीज़ का निजीकरण कर देगी तो फिर जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनमें कमी देखने को मिलेगी। लोगों का, विद्यार्थियों का जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जो रुझान है वो कम होने लगेगा। अब प्राइवेट सेक्टर का मेन पर्पज़ यही रहता है, वो लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं। अगर हर क्षेत्र है वो प्राइवेट लोगों के लिए ओपन कर दिए जाएंगे तो वहाँ पे केवल लाभ के उद्देश्य से काम किया जाएगा, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के विकास के लिए, उनके हित के लिए काम नहीं किया जाएगा। तो इसकी कुछ सीमाएं भी है और इसके कुछ फ़ायदे भी है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को पॉलिसीज़ है बनाई जानी चाहिए। इसके बीच का रास्ता है वो गवर्नमेंट को अपनाया जाना चाहिए, ताकि उदारीकरण का दौर है उसको और अधिक बेहतर बनाया जा सके, जिसमें निजी सेक्टर और जो गवर्नमेंट का सेक्टर है वो दोनों आपस में मिलकर के सहभागिता निभा सके। तो ये हमने आपके उदारीकरण के बारे में समझा। अब एक छोटा सा टॉपिक है वो इस चैप्टर का, वो हम समझते हैं गांधीवादी मॉडल। अब देखिए, गांधीवादी मॉडल का मतलब है कि देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ गांधी जी की जो कुछ विचारधाराएं थी उनको भी शामिल किया गया है, उनको भी देश के औद्योगिकरण, देश के विकास में अपनाया गया है। जैसा कि गांधी जी चाहते थे कि जो विकेंद्रीकरण है, शक्तियों का बंटवारा है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकारें हैं उनमें होना चाहिए। तो देश के संविधान में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया है। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, गांधीवादी मॉडल का मतलब यही है कि ऐसी स्कीम्स या ऐसी योजनाएं जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित हो। तो उसी में से एक थी विकेंद्रीकरण या फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो निश्चित रूप से देश में है वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिसके रिगार्डिंग एक ही संविधान में स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अलग अलग सरकारों को अपने अपने स्तर पे पावर दी गई है, तो वो अपने अपने स्तर पे अच्छे से गवर्नमेंट से उनको रूल्स रेगुलेशन अपने स्तर पे कर रही है। तो ये गांधीवादी मॉडल की पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि रोजगार को बढ़ावा। गांधी जी का ये मानना था कि जो लघु उद्योग है और कुटीर उद्योग के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने स्तर पर ऐसे इंडस्ट्रीज का सेटअप करें ताकि लोग हैं अपने घरों में ही अपने स्तर पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे बांस की टोकरी वगैरह, दरी वगैरह, कारपेट वगैरह, जैसे माचिस की तिल्ली वगैरह ऐसे बना सके, जैसे चरखा काट करके कपड़ा बनाने का काम। तो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। अगर उनको रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से अगर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का डेवलपमेंट होगा। अगर लोगों का डेवलपमेंट होगा तो फाइनली देश का डेवलपमेंट होगा। तो ये गांधीवादी जो मॉडल है उसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट था कि रोजगार को बढ़ावा देना। रोजगार इस प्रकार से होना चाहिए कि जहाँ पे केवल और केवल प्रोडक्शन पे ध्यान ना दिया जाए, बल्कि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार भी दिया जाए। तो ये वाली विचारधारा है वो गांधीवादी विचारधारा थी। और इसी के रिगार्डिंग लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। अब जैसा कि हमने समझा गांधी जी है वो आपके
जो मूवमेंट्स थे देश की आज़ादी के लिए, जो अलग अलग आंदोलन हुए, उसमें उनकी इच्छा थी कि देश में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये गांधीवादी मॉडल है, उसकी तीसरी बात है लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। फिर हमने समझा कि बहुत अधिक औद्योगिकरण से बचना। गांधी जी चाहते थे कि छोटे स्तर पर इंडस्ट्रीज है उनको सेटअप किया जाए, जो जरूरी चीज़ें हैं उनके लिए इंडस्ट्रीज को सेटअप करना जरूरी है, किंतु बहुत अधिक मात्रा में भी इंडस्ट्रीज का सेटअप ना होना चाहिए, ताकि बहुत बड़े स्तर पर अगर इंडस्ट्रीज है वो केवल कुछ एक लोग हैं वो ही उनको सेटअप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे, उसकी वजह से केवल पैसा है वो उनके हाथों में आ जाएगा। तो इससे फिर देश में जो लोग हैं उनके बीच में असमानता ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। तो गांधी जी मानते थे कि इंडस्ट्रीज़ है उनका सेटअप होना चाहिए, किंतु जरूरी इंडस्ट्रीज़ का ही सेटअप होना चाहिए, अंधाधुंध मात्रा में इंडस्ट्रीज़ का सेटअप ना हो जिससे पॉल्यूशन हो और केवल कुछ एक वर्ग के जो लोग हैं वो ही शक्तिशाली बन करके बैठ जाए और बाकी लोगों का शोषण करे। तो ये तमाम जो आपके विशेषताएं हैं वो गांधीवादी मॉडल के रिगार्डिंग हमने देखी है, जिसमें विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, रोजगार को बढ़ावा, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, बहुत अधिक औद्योगिकरण से बचना, तमाम चीज़ें हैं वो गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी। गांधी जी ऐसा चाहते थे। तो ये वाले फंक्शंस है, ये वाले जो प्रोविजंस है वो कहीं ना कहीं संविधान में भी किए गए हैं और सरकार ने अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो DPSPs है उनमें भी इनको लागू किया गया है। तो ये आपके देश के विकास, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग गांधीवादी मॉडल की जो अवधारणाएं थी, कॉन्सेप्ट थी, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो ये वाला जो चैप्टर है जिसका नाम था राज्य, अर्थव्यवस्था तथा विकास, उसकी शुरुआत जो समाप्ति है वो यहाँ पे हो चुकी है। ये एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें कुछ 3-4 चीज़ें हमने समझनी थी। पहला था कि नेहरू के टाइम पीरियड में आर्थिक विकास कैसा था, फिर इंदिरा गांधी के दौर में आर्थिक विकास कैसा था, फिर हमने समझा 1991 वर्ष 1991 के बाद में देश का आर्थिक विकास कैसा हुआ, उदारीकरण का दौर कैसा था। उदारीकरण के दौर से रिलेटेड एक अलग से चैप्टर है, उसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर इसमें एक था गांधीवादी मॉडल, जहाँ पे गांधी जी के विचारों को प्रायोरिटी दी गई है, तो वो देश के औद्योगिकरण, देश के विकास में किस प्रकार से सहायक हो सकती है वो हमने समझा है। तो उम्मीद है इस चैप्टर की तमाम चीज़ें आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो अगली क्लास में निश्चित रूप से आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।